क्लास 12 लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। अब आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, ए और बी दो इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सच दैट पी ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, तो फाइंड करना है हमें पहला पी ऑफ ए एंड बी, सेकेंड पी ए एंड नॉट बी। ठीक है, तीसरा है निकालना है हमें पी ए और बी, पी ए और बी, और चौथा पी नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है। देखो पहला है हमें निकालना क्या है, पी ऑफ ए एंड बी। एंड का मतलब इसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। इसका मतलब पहले में हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि ए और बी यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3 इंटू पी ऑफ बी की वैल्यू है 0.6, तो ये हो जाएगा 0.18। ठीक है, सेकेंड पार्ट पी ऑफ ए एंड नॉट बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड मीन्स इंटरसेक्शन और नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। अब पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, देखो भाई हमने वेन डायग्राम से, सेट थ्योरी में हमने वेन डायग्राम पढ़ा है, उसके हिसाब से हमारा ये होना क्या चाहिए, देख लो ये जैसे ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा भाई, बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो बी ना हो, तो बी तो हमारा ये पूरा पूरा सर्कल है। ठीक है ना, तो इस सर्कल को छोड़ के जो पोर्शन होगा, यानी कि ये वाला, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट होगा। दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अब इस बी कॉम्प्लीमेंट के साथ हमें इस ए का इंटरसेक्शन लेना है, माने कॉमन पार्ट लेना है। तो ए तो हमारा ये फर्स्ट सर्कल है। अब इस फर्स्ट सर्कल और ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ही तो होगा, यही वाला होगा। और ये वाला चीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो शेडेड पोर्शन है इसको निकालने के लिए हम इस ए में से अगर हम इस पोर्शन को हटा दें, जो बीच वाला पोर्शन है, कॉमन वाला पोर्शन है दोनों में, ए और बी में जो कॉमन वाला पोर्शन है, अगर हम पूरे ए में से अगर इस ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम हटा दें, तो हमें ये बी डैश मिल जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश मिल जाएगा। तो इसीलिए हम इसकी जगह पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है इतना, इवेंट डायग्राम से ये यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया हुआ है 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा आया है फर्स्ट पार्ट से 0.18, तो ये हो जाएगा 0.12। फिर सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा 0.3 है, पी ऑफ बी हमारा 0.6 है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा 0.18 है। फर्स्ट पार्ट से हम लोग ले लेंगे, 0.3 प्लस 0.6 हो जाएगा 0.9 माइनस 0.18, तो ये हो जाएगा 0.72। क्लियर। अब हम फोर्थ पार्ट पे आएंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, हमें ए भी नहीं चाहिए, नॉर मीन्स इंटरसेक्शन बी,
बी डैश हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देख लो भाई, क्योंकि इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ये बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक। अब इसको हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आ चुका है थर्ड पार्ट से हमारा 0.72, तो 1 माइनस 0.72 कितना हो गया भाई 0.28, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। क्लियर है भाई, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A die is tossed thrice। एक डाइस है, डाइस मतलब इसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है मार्क, तो उसको हमने 3 बार उछाला गया है, टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, ऑड नंबर लाने की, कम से कम एक बार ऑड नंबर तो आना ही चाहिए। जो हम 3 बार जो डाइस को फेंक रहे हैं, 1 2 3, अब इन तीनों में कम से कम एक बार तो ऑड नंबर आना ही चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। 2 बार भी होगा तो भी चलेगा, 3 बार ऑड आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है। इसका मतलब हम किसको नहीं ले सकते, इसका अगर हम उल्टा सोचें कि इसमें तो कह रहा है कि एटलीस्ट एक बार ऑड नंबर आना चाहिए, मतलब एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। इसका मतलब क्या नहीं हो सकता है, वो है कि अगर एक बार भी ऑड नंबर ना आए, तो एक बार भी ऑड नंबर ना आने का क्या मतलब हुआ कि हर बार इवन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर एक बार भी ऑड नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार इवन नंबर है। तो हम ये निकाल लें कि कितने इवन नंबर आ रहे हैं, उसको जो है हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी में से माइनस कर दें, तो हमारा एटलीस्ट 1 ऑड नंबर का केस आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अगर हम टोटल आउटकम की बात करें, तो चूंकि ये डाइस है तो इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 216 केस बनेंगे, ठीक है। टोटल 216 केस बन जाएंगे। अब इसमें से हम किसको माइनस कर सकते हैं। देखो, अगर हमने सपोज पहले पे 2 को फिक्स कर दिया, पहले पे सपोज हमने 2 को फिक्स कर दिया, और दूसरे पे भी हमने सपोज 2 को फिक्स कर दिया, पहले दोनों पे हमने 2 और 2 को फिक्स कर दिया। अब इस तीसरे पे हम चाहते हैं कि तीनों पे इवन आ जाए, तीनों पे इवन आ जाए। सपोज हमने पहले दोनों पे 2 और 2 फिक्स कर दिया, तो तीसरे पे क्या होगा भाई, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। मतलब पहले दोनों पे अगर हमने 2 और 2 को फिक्स कर दिया तो मेरे पास 3 ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। अब अगर हमने सेकंड प्लेस पे अगर हमने 4 रखा, तो फिर से मेरे पास क्या क्या, थर्ड पे क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। अगर हमने सेकंड पे 6 को फिक्स कर दिया, तो फिर से मेरे पास या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। तो इसका मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हमने पहले पोजीशन पे 2 को रखा, तो मेरे पास टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे 3, क्योंकि अगर हमने सेकंड पे भी 2 रखा है तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी, सेकंड पे 4 रखा है तो फिर 3 पॉसिबिलिटी, थर्ड पे 6 रखा है तो फिर 3 टोटल यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज़ हो गए अगर हमने फर्स्ट पे 2 रखा है। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट में 4 रख दूँ तो फिर से मेरे 9 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, और इसी तरह अगर मैं फर्स्ट पे 6 रख दूँ तो फिर से मेरे पास 9 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी भाई, 27। इसका मतलब 27 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारा तीनों में इवन नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल पॉसिबिलिटी है यानी कि 216, इसमें से अगर हम इन 27 को माइनस कर दें तो हमारा कौन सा वाला पॉसिबिलिटी आएगा भाई, एटलीस्ट 1 ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम फॉर एटलीस्ट 1 ऑड नंबर
इज इक्वल टू 216 यानी कि टोटल आउटकम माइनस ये 27, ये हो जाएगा 189 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। अब टोटल आउटकम हमें पता है कि 216 है, तो सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, वेयर इवेंट ई इज क्या है, एटलीस्ट वन ऑड नंबर। ई जो है हमारा किस चीज़ का इवेंट है, एटलीस्ट वन ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम यानी कि 189 अपॉन टोटल आउटकम यानी कि 216। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, फिर 3 से 21 24, 3 फिर से जाएगा 7 और 8, तो आंसर हो जाएगा 7/8। क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आगे टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल रैंडमली ड्रॉ किए गए हैं विथ रिप्लेसमेंट। हमने रिप्लेस भी कर दिया है, जो भी बॉल निकाला है उसी बॉल को हमने रिप्लेस भी कर दिया है। फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल्स एंड 8 रेड बॉल्स। एक बॉक्स है जिसमें 10 ब्लैक हैं और 8 रेड बॉल्स हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट, पहला क्या है कि बोथ बॉल्स आर रेड, both balls are red। सेकेंड क्या है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, एंड सेकेंड इज रेड, और थर्ड है वन ऑफ देम इज ब्लैक, and the other is red। ठीक है। तो ये 3 केस निकालना है हमें, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहला स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहा है कि इसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 8 रेड बॉल्स हैं और हमें 2 बॉल्स निकालने हैं, तो और वो भी विथ रिप्लेसमेंट। ये मेन चीज़ है कि इसमें रिप्लेसमेंट करना है। तो और कह रहा है कि बोथ बॉल्स रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सपोज हमने फर्स्ट बॉल जो निकाला, जब मैं फर्स्ट बॉल निकालूंगा तो उस टाइम मेरे पास 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 8 रेड बॉल्स हैं। तो जब मैं ब्लैक बॉल्स निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यहाँ पे इवेंट ई कौन सा है, ई कौन सा इवेंट है, बोथ बॉल्स शुड बी रेड। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पहला बॉल जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास कितने रेड थे, 8 रेड थे, तो फेवरेबल मेरे 8 हो गए, अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 10 और 8 18 18 हो जाएंगे। ठीक है। और फिर मैंने जैसे ही ये बॉल निकाला तो फिर मैंने उसको रिप्लेस भी कर दिया कि मतलब अब फिर से मेरे पास 8 रेड हो जाएंगे और टोटल 18 बॉल्स ही हो जाएंगे। ठीक है ना। तो पहला हमने ये निकाल लिया 8/18, फिर जब मैं दूसरा निकालूंगा वो भी मेरा रेड ही होना चाहिए, तो रेड में फिर से मेरे पास 8 ही है क्योंकि मैंने तो रिप्लेस कर दिया है, तो फिर 8/18। अब इसको कैंसिल अगर हम करें, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो 4 × 4 16 अपॉन 9 × 9 18। ये हो गया 16/18। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो जब मैं फर्स्ट ब्लैक बॉल चूज करूंगा तो ब्लैक होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, मेरे पास 10 ब्लैक बॉल्स हैं तो फेवरेबल हो गया 10 अपॉन टोटल हो जाएंगे 10 + 8 18। ठीक है। अब जैसे ही मैंने ब्लैक बॉल चूज किया, ड्रॉ किया, तो फिर मैंने उसको रिप्लेस भी कर दिया, तो अब फिर से मेरे पास 10 ब्लैक हो गए हैं, 8 रेड हो गए, इसमें रिप्लेसमेंट की बात की है। इनटू, अब देखो फर्स्ट बॉल में हमने ब्लैक निकाल लिया, लेकिन जो सेकंड वाला होगा वो रेड होना चाहिए,
कि सेकंड वाला जो है वो हमारा रेड होना चाहिए। तो रेड तो हमारे पास 8 ही है, इंटू 8 अपॉन टोटल तो फिर से 18 ही हो जाएगा। अब कैंसिल करें अगर 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 5 इंटू 4 20 अपॉन 9 इंटू 9 85। ठीक है, सेकंड का हो गया। थर्ड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। दोनों में से एक ब्लैक होना चाहिए, दूसरा रेड होना चाहिए। अब इसमें देखो दोनों केस पॉसिबल है, ये भी हो सकता है कि पहला ब्लैक हो और दूसरा रेड हो, और ये भी दूसरा वाला केस भी हो सकता है कि पहला रेड हो और दूसरा ब्लैक हो। तो हमें दोनों केस को निकालना है और फिर दोनों को जोड़ देना है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम एक केस निकालें और फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों हो सकता है, या तो हम दोनों को अलग अलग निकाल के प्लस कर दें, या फिर हम एक ही केस निकालें और दोनों में और उसमें 2 से इंटू कर दें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, सपोज वन ऑफ देम इज ब्लैक, पहला वाला सपोज मेरा ब्लैक है, अगर ब्लैक है तो 10/18 हो जाएगा, इंटू दूसरा वाला हमारा रेड है यानी कि 8/18 हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा जो सेकंड केस होगा उसमें क्या हो सकता है कि जो पहला वाला है वो मेरा रेड हो यानी कि 8/18 हो, इंटू जो दूसरा वाला है वो मेरा ब्लैक हो यानी कि 10/18 हो जाए। तो देखो भाई ये दोनों एक ही चीज़ है, खाली आगे पीछे है नंबर। इसको हम सीधा 2 टाइम्स 10/18 इंटू 8/18 लिख सकते हैं। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40 अपॉन 9 इंटू 9 80। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। मतलब ए कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई एक क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि दो लोग हैं, एक ए है दूसरा बी है, तो ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 दी हुई है, और बी उसी प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हुई है, 3 दी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 ऐसा दिया हुआ। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों अपना अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, second exactly one of them solves the problem, exactly one of them solves the problem। ठीक है, तो अब देखो पहला प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अगर दो लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस, तो क्वेश्चन सॉल्व होने के क्या क्या केसेस हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि ए सॉल्व कर ले और बी ना कर पाए, तो इसको भी तुम सॉल्व करना बोलेंगे। ठीक है, मतलब हमें तो एक आंसर से मतलब है, दोनों में से कोई भी एक कर लेगा तो हम बोलेंगे हाँ सॉल्व हो गया। तो अगर ए कर लेता है और बी सॉल्व नहीं कर पाता तो ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा। सेकंड केस क्या होगा कि ए सॉल्व ना कर पाए लेकिन बी सॉल्व कर ले, ये मेरा दूसरा केस हो जाएगा। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों मिलके सॉल्व कर ले, तब भी तो प्रॉब्लम सॉल्व है, कि ए भी सॉल्व कर ले बी भी सॉल्व कर ले। ठीक है ना, तो मेरे पास 3 केस हैं जिनसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों केस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के हम तीनों को प्लस कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। अब यहाँ पे इवेंट ई क्या है हमारा, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड।
ये मेरा इवेंट है। ई का क्या मतलब है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, ये ऐसा वाला इवेंट है। ठीक है, तो अब सबसे पहला केस मैंने क्या बताया कि ए सॉल्व कर ले और बी सॉल्व ना कर पाए। तो अगर ए सॉल्व कर लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2 इंटू, अब इसमें इंटू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा दोनों लोग मिलके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए अभी अगर इसने सॉल्व कर लिया तो इसके बारे में भी तो मुझे देखना पड़ेगा ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो 1/2 इंटू, अब सपोज यहाँ पे बी नहीं कर पा रहा है तो बी के कर पाने की तो प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो नहीं कर पाने की कैसे निकालेंगे हम, यानी कि पी ऑफ बी डैश वो कैसे निकालेंगे हम, 1 माइनस पी ऑफ बी, 1 माइनस 1/3 ये हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पे लिख दिया हम 2/3। क्लियर, ये हो गया मेरा कौन सा वाला केस कि इसमें ए सॉल्व कर ले रहा है लेकिन बी सॉल्व नहीं कर पा रहा। अब दूसरा केस जो होगा वो और वाला केस होगा, या तो ये केस हो सकता है या तो दूसरा केस हो सकता है। तो जैसे ही मैंने या शब्द का इस्तेमाल किया यानी कि और, तो उसमें इसलिए हमें प्लस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब प्लस में सेकंड केस में क्या है कि ए सॉल्व न कर सके, तो ए सॉल्व कर सकेगा 1/2 है अगर, तो न कर सकेगा कितना होगा भाई, पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब बी सॉल्व कर ले, ये दूसरा केस है ना जिसमें ए सॉल्व नहीं कर सके लेकिन बी सॉल्व कर सके, तो बी सॉल्व कर सकेगा क्या हो जाएगा 1/3 दिया हुआ है। और तीसरा केस क्या है हमारा कि दोनों ही सॉल्व कर ले, ए भी सॉल्व कर ले बी भी सॉल्व कर ले, ए सॉल्व कर लेगा तो 1/2 होगा इंटू बी सॉल्व कर लेगा तो 1/3 दिया है, ये हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर हो जाएगा 2/3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, दोनों में से सिर्फ एक ही को सॉल्व करना है, चाहे वो ए सॉल्व करे चाहे वो बी सॉल्व करे, दोनों सॉल्व नहीं करने चाहिए। इसका मतलब जो हमने फर्स्ट पार्ट में थर्ड केस लिया था बस उसको हमें हटा देना है, हमें बस फर्स्ट और सेकंड केस को लेके उन दोनों को ऐड करके आंसर बताना है। तो देखो भाई सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब यहाँ पे ई का क्या मतलब है, ई ऐसा इवेंट है जिसमें एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक ही सॉल्व कर रहा है। तो फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि ए सॉल्व कर सकेगा और बी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो अगर ए सॉल्व कर ले रहा है तो 1/2 इंटू बी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब पी ऑफ बी डैश यानी कि 2/3 प्लस, अब दूसरे केस में ए सॉल्व नहीं कर पा रहा है, नहीं सॉल्व कर पा रहा है पी ऑफ ए डैश वो भी हमारा 1/2 ही है, इंटू बी सॉल्व कर ले रहा है इसका मतलब 1/3 है, तो ये हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. टोटल 52 कार्ड्स जो होते हैं उसमें से एक कार्ड रैंडमली चूज किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, तुम्हें चेक करके बताना है कि 3 पार्ट दिए हैं, इसमें तीनों में से कौन कौन से पार्ट में हमारा जो ई और एफ दो इवेंट दिए हुए हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ई कौन सा इवेंट है भाई, लिखा है कि द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पीड, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पीड, और एफ क्या है भाई, एफ है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ई और एफ जो है वो
इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं नहीं। तो देखो भाई कि ई अगर मेरे पास क्या है कि वो स्पेड है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, एन ई का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा, क्योंकि टोटल स्पेड कितने होते हैं 52 टोटल कार्ड्स हैं, उसमें स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई इज इक्वल टू 13। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और अगर हम एफ की बात करें, इसमें दिया है द कार्ड शोज द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, तो टोटल 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं भाई 4 ही तो होते हैं, ठीक है, हर टाइप में 4 होते हैं, सॉरी 1 होते हैं, तो टोटल 4 टाइप के होते हैं, तो 4 कार्ड हो जाएंगे। अब अगर हम एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात मतलब वो दोनों में कॉमन है, मतलब वो स्पीड तो हो लेकिन वो एस भी हो, मतलब एस का स्पीड। तो अब बताओ कि एस के स्पीड, एस का जो स्पीड है वो टोटल कितने होते हैं, एक ही तो होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये हम निकालें, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है 1 है, अपॉन टोटल आउटकम कितना है भाई 52। इसी तरह अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालें, इसके लिए फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा भाई 13 अपॉन टोटल तो है 52 यानी कि 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू फेवरेबल हो गया 4 अपॉन टोटल है 52, ये हो गया 1/13, तो पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/13 इज इक्वल टू 1/52, और 1/52 ही हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ई इंटू पी एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा 15th का फर्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट 15th का सेकंड पार्ट, का सेकंड पार्ट है कि ई जो है वो में है मेरा द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, और एफ है कि द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, ठीक है। तो देखो ई, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई की बात करें तो कह रहा है कि ई में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे जो कि सिर्फ ब्लैक हों, तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें टोटल कितने ब्लैक होते हैं भाई 26, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज इक्वल टू 26। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम एफ की बात करें तो कह रहा है कि द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, तो टोटल 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं 4, एन एफ इज इक्वल टू 4 हो गया। अब हम ई इंटरसेक्शन एफ में एलिमेंट्स की बात करें, अगर ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा कि वो ब्लैक कलर का तो हो लेकिन वो किंग भी हो, तो ब्लैक कलर के कितने किंग होते हैं 2 ही किंग होते हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम ई इंटरसेक्शन एफ के कितने हैं 2 अपॉन टोटल है 52, तो 2 अपॉन 52 का मतलब 1/26। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें अगर हम, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि 26 अपॉन टोटल है 52, ये हो जाएगा 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 4 अपॉन टोटल हो जाएगा 52, 4 अपॉन 52 हो जाएगा 1/13। अब हम क्या करेंगे, पी ई इंटू पी एफ करके चेक करें, पी ई की वैल्यू है 1/2 इंटू पी एफ की वैल्यू है 1/13,
तो ये हो जाएगा 1/26 और 1/26 ही किसकी वैल्यू है भाई, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है। इसका मतलब पी ई इंटू पी एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 15 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया है ई जो है, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, और एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक। ठीक है, तो देखो भाई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई की अगर हम बात करें तो ई में क्या क्या है कि जो कार्ड है वो अगर किंग होगा तो भी चलेगा, क्वीन होगी तो भी चलेगी। तो हमारे पास किंग कितने होते हैं भाई, टोटल 4, और क्वीन कितने होते हैं 4, तो 4 और 4 8 हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम ई का। इसी तरह अगर हम एफ की बात करें, इसमें दिया हुआ है कि द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक, मतलब या तो वो क्वीन होगी तो भी चलेगा, अगर जैक होगा तो भी चलेगा। तो क्वीन हमारे टोटल 4 होते हैं और जैक भी हमारे टोटल 4 होते हैं, इसमें भी हमारे जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 8 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब दोनों में कॉमन, तो अब दोनों में कॉमन क्या है भाई, देखो इसमें किंग और क्वीन है, इसमें क्वीन और जैक है, तो कॉमन क्या हुआ, सिर्फ क्वीन ही तो कॉमन हुआ। ठीक है, तो क्वीन अगर कॉमन है तो टोटल हमारे पास कितने क्वीन होते हैं, 4। तो ई इंटरसेक्शन एफ में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 4। अब हम प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो 4/52 ये हो जाएगा 1/13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें तो फिर से वही फेवरेबल अपॉन टोटल करना है, तो फेवरेबल है हमारा 8, टोटल है हमारा 52। अब इसको अगर हम 4 से कैंसिल करें तो 4 2 जा 8, 4 13 जा 52, तो 2/13 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें तो फेवरेबल आउटकम हमारा 8 ही है अपॉन टोटल आउटकम 52, 4 2 जा 8, 4 13 जा 52, तो 2/13। तो अब हम इंडिपेंडेंट है या नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे, पी ई और पी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे। पी ई है हमारा 2/13 इंटू पी एफ भी है हमारा 2/13, ये हो जाएगा 4/169। लेकिन क्या ये 4/169 हमारा पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर है, नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, देयरफॉर ई एंड एफ आर not independent events, are not independent events। क्लियर, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखोगे क्या लिख रहा है कि इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी हिंदी की वो हो जाएगा 60%, यानी कि 60/100, 0 से 0 कट जाएगा, ये होगा 3/5। 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। और पी ऑफ इंग्लिश 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो पी ऑफ ई हो जाएगा 40/100, 0 0 कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 2/5।
एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू दी हुई है 20/100, ये हो गया 1/5। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। तो जो ए पार्ट है उसमें हमें पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हिंदी मीन्स एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ एच यूनियन ई का होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये एच कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जो है इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ई का कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ एच यूनियन ई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन 1 बना दें। अब हम पहले पी ऑफ एच यूनियन ई कैलकुलेट कर लें। तो पी ऑफ एच यूनियन ई कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पी एच प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये हो जाएगा पी ऑफ एच यानी कि 3/5 प्लस पी ऑफ ई यानी कि 2/5 माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये हो जाएगा 1/5। ये 3 और 2 4 5, 3 + 2 5, 5 - 1 4/5 हो गया। अब हम ये जो एच यूनियन ई की प्रोबेबिलिटी आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो जो ए पार्ट है उसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस, अब यहाँ से इसकी जगह पे हम रख देंगे क्या 4/5, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है। बी पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें कह रहा है कि इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अब देखो ये गिवन है कि अगर कोई हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। मतलब तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश निकालना है, प्रोवाइडेड, ये देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें कंडीशन लगा दिया गया है कि इफ़ शी रीड्स हिंदू न्यूज़पेपर। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है इंग्लिश की, लेकिन गिवन है हमें कि वो हिंदी पढ़ रही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E/H निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/H का हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H या फिर H इंटरसेक्शन E दोनों एक ही है, क्योंकि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है। तो ये हो जाएगा 1/5 अपॉन P ऑफ H यानी कि 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है। सी पार्ट का आंसर क्या है, इफ़ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में था कि इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अब इसमें कंडीशन लगा दिया कि अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। मतलब अब हमें हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोवाइडेड कंडीशन दी हुई है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है। मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E निकालना है। तो इसमें हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E हो जाएगा 1/5 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। The probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled is। अब देखो ये MCQ है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ABCD इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक डाई है, the probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled।
पेयर ऑफ डाइस का मतलब इसमें हमारे 2 डाइस हैं और उसमें हमें दोनों में इवन प्राइम नंबर चाहिए। तो पहली बात तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होते हैं, तो 1 से 6 तक में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और वो प्राइम भी है, क्योंकि बाकी जो 4 है और 6 है वो इवन तो है लेकिन वो प्राइम नहीं है। इसमें हमें इवन और प्राइम दोनों की बात किया है, इसमें हमें सिर्फ एक ही केस मिलेगा, वो होगा 2। इसका मतलब दोनों पे 2 और 2 आ सकता है, यही हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। तो मेरे जो फेवरेबल आउटकम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ये हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हमारा 1 ही हो जाएगा, 2,2 दोनों में 2 आना अपॉन टोटल कितने होंगे भाई, 6 इसमें भी हो सकते हैं 6 इसमें भी हो सकते हैं, तो टोटल हो जाएगा 36, तो 1/36 आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, देखो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना, दोनों सेम नहीं होते हैं। फिर बी, पी ऑफ ए डैश बी डैश, पी ऑफ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू दिया है 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। अब इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्या ये सही है या नहीं। देखो भाई 1 माइनस पी ए का मतलब हो गया पी ए डैश, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस पी बी का मतलब है पी बी डैश, और यहाँ पे पी ए डैश बी डैश का मतलब है पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश बी डैश का मतलब हुआ कि ए डैश भी है और बी डैश भी है, दोनों ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, जब दोनों ही है तो उसको हम इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि ये इंडिपेंडेंट, देखो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, तो अब हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। इसका मतलब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब ए डैश और बी डैश भी हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, और अगर ए डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो पी ए डैश इंटू पी बी डैश के बराबर होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी है पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो ये ज़रूरी नहीं है भाई, क्योंकि अगर कोई 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो। और पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1 ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा ये तभी हो सकता है जब ए और बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हों। तो ऐसा कहीं पे भी दिया नहीं हुआ है कि ए और बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, सिंपल दिया हुआ है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो सम है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 हो जाए। इसका मतलब जो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो देखो भाई आज इस क्लास में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब इसके आगे की क्लास में हम इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे 13.3, ठीक है। चलो ऑफ करो।